कर रहे हैं। नमस्कार। लाउड नमस्कार। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे धन्यवाद। साथ आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, परेशनाथ जी। जब मैंने इनकी घोषणा की कि हम द ग्रेट एडिटर्स सीरीज में हम परेशनाथ जी को ला रहे हैं, तो एक मैसेज मुझे आया और उस संदेश से मैं 100% सहमत हूं। वो संदेश ये था कि 2 पीढ़ियां, सरिता और मुक्ता, गृह शोभा, चंपक, इनको पढ़ करके बड़ी हुई हैं, बदली भी हैं। मैं उससे 100% सहमत हूं क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। हमारे साथ परेशनाथ जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से दिल्ली प्रेस ने हिंदुस्तान में हिंदी भाषी लोगों के ऊपर प्रभाव डाला है और खासकर सरिता, मुझे लगता है शायद परेशनाथ जी के पिताजी ने वो परंपरा डाली थी कि सरिता का जो संपादकीय होता है वो संपादकीय निहायत सामाजिक और राजनीतिक होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उसको देख करके बाद के शायद संपादकों ने हो सकता है कुछ उससे प्रेरणा ली हो, पर वो जिस तरीके से तीखा, जिस तरीके से सामाजिक, जिस तरीके से लोगों की समस्याओं से, जीवन से कंसर्न रखने वाला होता है, वो अपने आप में कमाल का है। मैं जितना बहुत ज्यादा लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के परिचय में नहीं लिखा क्योंकि हमने एक परंपरा डाल रखी है कि जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम अपने अतिथि से ये अनुरोध करते हैं कि वो शुरू में बहुत संक्षेप में अपनी जीवन यात्रा को, जीवन यात्रा से मेरा मतलब पत्रकारीय जीवन यात्रा को कैसे परिभाषित करते हैं, वो कैसे उसको देखते हैं और अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो हम उनसे अनुरोध करते हैं। तो परेशनाथ जी, आपसे आपको स्वागत करते हुए बहुत हर्ष तो हो ही रहा है, पर आपसे ये जानने का बहुत मन में लालच है कि आप अपने आप को, अपनी पत्रकारीय यात्रा को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, विश्लेषित कर रहे हैं। नहीं, मेरी पत्रकारिता की जो यात्रा है वो वास्तव में उस समय शुरू हुई जब मैं बहुत छोटा था। 1956 से, मेरा बर्थ 1948 का है। तो ये अनायास ही था कि हम उसी बिल्डिंग में रहने लगे जिस बिल्डिंग में हमारा संपादकीय और कार्यालय और प्रिंटिंग प्रेस था, और उसके आसपास कोई जगह नहीं थी, बच्चे बच्चे नहीं थे। तो स्कूल से आने के बाद और पहले मेरा एक ही काम होता था कि या तो प्रिंटिंग प्रेस में जाके देखो, या सरिता की पुरानी पत्रिका रचनाएं पढ़ो, या दूसरी और किताबें पढ़ो। तो तब से मुझे ये एहसास और आभास है पत्रकारिता क्या है, लिखना क्या है, सोच विचार क्या है, और वो आज तक बरकरार है। और मुझे उम्मीद है कि वो अगली पीढ़ी में भी चलता रहेगा। और वैसे मैं 1970 के बाद पूरी तरह से पत्रिकाओं का काम अब देखने लगा हूँ, और सारी पत्रिकाओं का काम देखता रहा हूँ और उसके हर पक्ष को देखा है। एडिटिंग भी देखी है और व्यावसायिक एंगल भी देखा है। और इस दौरान जो भी सरिता ने या दिल्ली प्रेस ने पाया है वो लोगों के लिए लोग जानते ही हैं इसके बारे में। संतोष जी ने कहा कि सरित प्रभा लोगों को बहुत पसंद आता है, तो ये मैं बता दूं कि सरित प्रभा पहले विश्वनाथ जी लिखा करते थे और अब मैं लिखता हूँ। उसके अलावा कभी भी किसी ने नहीं लिखा, ये कभी भी बाहर क्या के आदमी ने नहीं लिखा। अभी तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो। बीमारी हारी में भी किसी न किसी तरह से इसको लिखा गया है। तो उस समय के नायक विश्वनाथ जी के बारे में, अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। मेरे पिताजी वास्तव में तो वास्तव में हम लोगों का प्रिंटिंग से बहुत पुराना संबंध है। हमारी परिवार के पास 1911 से एक बहुत पुराना प्रेस था, और उससे पहले भी हमारे पूर्वजों में एक ने डॉक्टर फॉलन की एक डिक्शनरी में एडिटोरियल असिस्टेंट का काम किया था, जो करीब 1870 और 60 के आसपास छपी, और वो काफी बिकी भी थी। वास्तव में डॉक्टर फॉलन जब चले गए तो उन्होंने वो किताबें हमारे पूर्वजों को दे दी कि इनको बेचो और
पैसे बनाओ, और उन्होंने 10-20 साल अच्छा। और उससे एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। एक ये रोचक बात है जो मैं कई दफा लोगों को बताता हूँ कि 1911 में जो प्रेस खरीदा, उसका सबसे पहले यही काम था कि उस डिक्शनरी को, वो कुछ 400-500 पेज की डिक्शनरी है, और आज भी पुरानी किताबें जहाँ रीप्रिंट होके मिल रही है क्योंकि अब कॉपीराइट नहीं रहा है, और वैसे भी वो अब उसका मतलब वो प्रिंटिंग प्रेस भी परिवार के किसी और हिस्से के पास चला गया था। लेकिन 1911 से लेकर लगभग 1986 तक, जब तक वो प्रिंटिंग प्रेस रहा, हमारा प्रिंटिंग प्रेस अलग हो गया था 1939 में, तब तक वो छपा नहीं, लेकिन उसके पेज बने हुए थे। ये बड़ी मजेदार बात है। क्या बात दूसरा होता रहा, लेकिन वो डिक्शनरी नहीं छपी, वो डिक्शनरी अब दूसरे लोग ऑफसेट से छाप के बेच रहे हैं, और आज भी वो काफी प्रमाणिक हिंदी, इंग्लिश और हिंदुस्तानी शब्दकोश है। उसके बाद 1970 के बाद पत्रिकाओं में काफी परिवर्तन आया। सरिता की प्रगति काफी अच्छी हुई, जबकि हमारे सामने बड़े बड़े दिग्गज थे जो बड़े घरानों से, औद्योगिक घरानों से निकल रहे थे। लेकिन पाठकों का प्रेम है या जो भी कुछ है कहिए, सरिता की भी प्रगति हुई, चंपक भी हमारी अच्छी बिकने लगी। उसके कुछ साल बाद ग्रेशोबा प्रारंभ की। ये तीनों पत्रिकाएं बहुत अच्छी चली। फिर ग्रेशोबा के कई भाषाई संस्करण निकले। 1993 में हमने सरस सलील भी निकाली, जिसने अपने अलग नाम बनाया, पहचान बनाई। और एक तरह से, और फिर अंग्रेजी की पत्रिकाएं हमारी लगभग 1985-84 के आसपास प्रारंभ हुई थी, और उसने भी बहुत बड़ा नाम कमाया। और ये सब पत्रिकाएं दिल्ली प्रेस को एक बहुत बड़ा बल देती रही हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इन पत्रिकाओं ने हमेशा लीक से हटके काम किया है। हमने हमेशा धार्मिक, राजनीतिक मामलों में एक ये नीति बनाई है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। हम कहते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य ये है कि मैं आपकी कमी को निकालूं, आपकी तारीफ ना करूं। तारीफ करने के लिए हर एस्टेब्लिशमेंट के पास अपना बहुत बड़ा प्रचार तंत्र होता है। पत्रकार का काम है, और किसी भी प्रकाशक, लेखक का काम है कि वो उस एस्टेब्लिशमेंट की कमियां निकाले। कई दफा कहा जाता है कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, निष्पक्ष। ये पत्रकारिता के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष हुए तो इसका मतलब कभी आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, तो हमने वो नहीं की। तो आज भी हमारी सारी पत्रिकाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, उससे पहले भी थोड़े से देश, समाज और अर्थव्यवस्था के कारण धक्के लगे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम किसी न किसी रूप में बहुत मौजूद रहेंगे, और लगभग यही हमारी संपादकीय नीति रहेगी। परेश जी, आपसे अब यहीं पर एक सवाल पूछना है कि आपकी पत्रिकाओं का बाजार में स्वागत या स्वीकार्यता बाकी हिंदी पत्रकारिताएं, जितनी पत्रिकाएं जो जितनी भी निकलती हैं भिन्न भिन्न विषयों की, उनमें से सबसे ज्यादा रही है। इसके पीछे मेरा ये मानना है सिर्फ मार्केटिंग नहीं हो सकती। एक तो आपने खुद बताया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट उसकी धुन होती है, एक तो ये कारण है ही है, पर खाली संपादक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, इससे तो पत्रिका या जो भी वेंचर आप निकाल रहे हैं अच्छा नहीं होता। आप अपने साथ जिन लोगों को रखते हैं, सब एडिटर या लेखक, उनको कैसे चुनते हैं और कैसे उस क्या कहेंगे, जैसे उस टोन में उनको टालते हैं जिसका जिक्र आपने अभी किया? मेरे सहयोगियों में जहां हमारे सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर होते हैं, उसी तरह मेरे बहुत सारे लेखक हैं जो फ्रीलांसर हैं। हमारा फ्रीलांसरों से हमेशा एक तरह से मेरा संपर्क बना रहा है। हम हमेशा उनसे संवाद करते हैं, और उसके बाद जो आप देखते हैं जो प्रकाशित होता है वो प्रकाशित होता है। और उनको हम ये हमेशा आगाह करते हैं कि जो भी लिखें
वो एक व्यवहारिक हो और लगभग सत्य पे आधारित हो। उसमें उपदेश देने की बजाय एक सलाह दी जाए, मैं आपका साथी हूं, आपका गुरु नहीं। संपादक जो है वो गुरु बनने की कोशिश जब करते हैं तो दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ जिसकी चलने लगती है वो गुरु बनने लगता है कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो। हमने अपनी कोशिश पूरी की कि हम वो काम ना करें, और यही हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम लोगों को वो छूट देते हैं कि आप गलती करो लेकिन एक दायरे में, और उस दायरे में रह के आप सीखो, समझाओ। मैं कहता हूँ अगर मुझसे आपके विचार भिन्न है तो आओ मुझसे बात करो, हो सकता है मैं आपको कायल कर दूं, हो सकता है आप मुझे कायल कर दें। तो हमारे यहाँ ये इस तरह के संवाद होते रहते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग का तरीका है। जिन लोगों को आप चुनते हैं अपनी टीम में, संपादकीय टीम में, खासकर डेस्क में जो लोग होते हैं, उनको आप कोशिश करते हैं कि आपका दिमाग वो अच्छी तरह समझ सके, क्योंकि इसके बिना वो अपने को फाइन ट्यून नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। कभी उन लोगों के साथ आपका मतभेद हुआ है और आपने उनको कोई सजा दी हो, उनको निकाल दिया हो, या आप कायल हो गए हैं, आपने उनकी बात मानी हो? ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं आपके जीवन में, क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त पत्रकारिता में निकाला है और प्रभाव डाला है। आमतौर पे तो मैं नहीं कह सकता कि कोई आदमी विचारों की विभिन्नता के कारण हमारे यहाँ से गया हो, क्योंकि जो गए हैं उनको किसी और प्रकाशन समूह में जगह मिल गई, और हो सकता है वहां उनकी नीति बदल गई हो। लेकिन जब तक हमारे यहाँ रहे हैं मेरा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, और आमतौर पर बड़े आराम से कम संपादकीय नीति के बारे में हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं हुए। और वो उसकी वजह ये नहीं कि मैं निकाल दूंगा, मतलब ये है कि भी आप कायल हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा था जो आपने मैं फिर समझाता हूँ। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि अक्सर होता है कि संपादक और संपादकीय टीम के कुछ लोगों के बीच में दृष्टिकोण का फर्क आ जाता है। ऐसे दृष्टिकोण के फर्क में आप कभी अपने लोगों से सहमत हुए हैं, या ज्यादातर जो आपकी टीम के लोग हैं वो आपसे सहमत हुए हैं? नहीं, आमतौर पर मेरी टीम के लोग सहमत हुए हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई विभिन्न बात कही है या भिन्न बात कही है तो मैं उसको सहज रूप में लेके उसको मतलब वो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं बनता, वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि तर्क और सत्य लगभग अपने आप में एक जगह अंतिम होते हैं। अगर आप उनके पीछे एक भावना लेके चले कि नहीं उसने कहा था इसलिए ये सत्य है, वो गलत है। और अगर हमारे यहाँ वो है ही नहीं, हमने हम किसी बाइबल को लेके साथ नहीं चलते। हमारा आज की स्थिति के हिसाब से बाइबल है। लेकिन मुख्य धुन एक ही है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैरेक्टर अपना रखेंगे बुनियादी तौर पर। बुनियादी तौर पे वो है, लेकिन पारिवारिक मामलों में हमारा एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है। पारिवारिक मामलों में हम ये मान के चलते हैं कि परिवार स्थिर रहे, ना टूटे, और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी रखें, क्योंकि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम हाँ, घर नहीं को मैं सिर्फ जो खांटी पत्रकारिता है उसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसलिए जानना चाह रहा हूँ, इसके साथ सवाल भी जोड़ दूं कि जिस तरीके से शुरू से सरिता प्रवाह जिसका आपने जिक्र किया, वो कभी कभी इतने तीखे होते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तिलमिला जाना चाहिए। उन लोगों को तिलमिला जाना चाहिए जिनके विचार को निशाना बना करके आपसे पहले आपके पिताजी और अब जो आप लिख रहे हैं उसमें जो जो ठकठकाहट होती है आदमी को झिझोड़ने की, आपके ऊपर कभी दबाव आया है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आप इससे उलट अगले सरिता प्रवाह में कुछ लिखिए? क्योंकि जब आप एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो आपका जूनियर पत्रकार होने के नाते आपके प्रोफेशन में मैंने ये बहुत देखा है कि अक्सर कहीं ना कहीं से या तो दोस्ती भरी या धमकी भरी किसी या प्रलोभन भरी कुछ न कुछ दबाव की स्थिति आती है जिससे आपको मुकाबला करना होता है। आपको ऐसा कभी मुकाबला करना पड़ा?
ये एक गनीमत है कि हमारे को जो हमने लिखा उसमें सिवाय धार्मिक मामलों में हमारे पे मुकदमे हुए, लेकिन दबाव या प्रलोभन नाम की कभी चीज नहीं हुई है। एक मामला हुआ था एक बार, जी जब पिताजी थे सक्रिय, और वो इंदिरा गांधी से हुआ था, तो कुछ जी। उसमें थोड़ा सा हुआ था, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। उसके अलावा हमने कभी किसी तरह का कोई दबाव, कोई कुछ नहीं। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, संयोग की बात है कि मैं पूछता जा रहा हूं और आप मुझे सवाल देते जा रहे हैं जो मैंने लिखे हैं उन्हीं में से चुन के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कभी बात तो नहीं की थी इन सवालों पर। वो सवाल ही है बहुत सीधा, आपने धार्मिक मामलों पे अपनी टिप्पणियों का जिक्र किया। वो धार्मिक टिप्पणियां करते हुए आपके मन में जरा भी ये संकोच नहीं आता कि जो, क्योंकि हम सब धार्मिक लोग हैं और कहीं ना कहीं मन में आस्था होती ही है, पर आपने आस्था और पाखंड को जिस तरह से अपना निशाना बनाया है, उसमें लिखते समय आपके मन में कभी संकोच नहीं हुआ? या ये जो तथाकथित धार्मिक ठेकेदार हैं जिनका विरोध सरिता प्रवाह में अक्सर देखने को मिल जाता है, उनको सीख नहीं होती है, उनको चेतावनी होती है कि जो तुम कर रहे हो इससे समाज बनेगा नहीं, टूटेगा। उसमें आपको कभी मानसिक परेशानी नहीं हुई या ऐसा दबाव नहीं आया धार्मिक ने गुरुओं की तरफ से कि तुम तो धर्म विरोधी काम कर रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो, हमारे जो माफ कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पाखंड है या हमारी दुष्टता को उजागर कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है ये मेरी अपनी जिसे कहते हैं कि इंट्यूशन है, कि हम जिनके बारे में लिखते हैं या जो भी धर्म के बारे में लिखते हैं, जो धार्मिक गुरु हैं वो जानते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। उनकी आपत्ति ये नहीं होती कि आपने गलत लिखा, उनकी आपत्ति होती है आपने सत्य क्यों लिखा। वो ये बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं हमें मालूम है कि ये है वहां पर, लेकिन आप लिख क्यों रहे हो, उससे फायदा क्या है। तो वहां जो समस्या आती है वो दूसरी आती है। वो कहते ठीक है ये है, आपने बता दिया कि ये है कि इस तरह के है, हमने भी देख लिया है, हमें भी मालूम है, या आपने बता दिया हमें है, आप गलत नहीं है, लेकिन भैया लिखो नहीं ना। तो ये एक बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सत्य को न लिखना भी एक तरह का दबाव ही होता है न लिखने के लिए। बिल्कुल। हाँ मतलब अब ये आपने, जी आपने अब एक बात कही जो मैं चाहूंगा कि आपका जैसे खुला हुआ मन है और जितने निर्भीक हैं आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि पत्रकारिता में जिन लोगों ने, वो आपने दोनों दौर देखे हैं, उस समय का दौर भी देखा है, आज का दौर भी देखा है। जिस तरह से आज पत्रकारिता हो रही है, जिस तरह से आज टेलीविजन के ऊपर समाचारों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, क्या इससे हमारे भारतीय समाज को सामाजिक और राजनीतिक रूप से कुछ सोचने का, चिंतन का, कुछ ज्ञान का, कुछ नए आयाम उनके सामने खुल रहे हैं? या आप भी बहुत सारे लोगों की तरह से परेशान हैं कि पत्रकारिता में ये क्या हो रहा है? इस पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? मेरे अपनी विचार ये है कि ये जो पत्रकारिता हम देख रहे हैं, जिसको हमने अब चाटुकारिता कहना शुरू कर दिया है, ये लगभग हमारे जीवन का अंग हमेशा से रहा है। मैं नहीं समझता कि 1947 के बाद और 2014 के बाद कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर आया है। जो अंतर आया है वो डिग्रियों में आया है, थोड़ी सी डिग्रियां बदली हैं, वरना हमारे यहाँ हमेशा ही कुछ अंग्रेजी अखबारों को छोड़कर हम एक ऐसी भीड़ है जो किसी के पीछे चलने को हमेशा तैयार रहती है। जी उसने एक गुरु चुन लिया, एक नेता चुन लिया, अब उसके पीछे पीछे चल रहे, जो वो कह रहा है उसके पीछे उन्होंने नारा लगा दिया। तो आज की पत्रकारिता उसी की द्योतक है। हिंदी और भाषाई पत्रकारिता तो मेरा, चाहे मेरे को दूसरी भाषाएं नहीं आती हो, लेकिन संपर्क रहा है दूसरी भाषाओं में पत्रिकाएं निकालने, संस्करण निकालने में, सब में यही है कि वो सब एक पुरानी लकीर से बंधे हुए हैं, और उसमें उस लकीर में मोटापा पतलापा तो कभी कभार आ जाता है। आज की तारीख में है कि जी भी
एक खास विचारधारा की है। लेकिन अब आज हम बहुत बात करते हैं कि भाई हमारा टेलीविजन मीडिया बहुत ज्यादा सरकार का समर्थन करता है। ये बरसों तक टेलीविजन मीडिया सरकार का ही था, तो सरकार का ही प्रचार करता था, तो कौन सी आज बड़ी बात हो गई है? कोई वो नहीं है। तो आज की पत्रकारिता उसमें कोई वो नहीं है। ये पत्रकारों की अपनी बात है कि जो वो थोड़ी बहुत खोजी पत्रकारिता करते थे वो कम हो गई है, क्योंकि पत्रकारों को कुछ डर लगने लगा है, कुछ वो जल्दी से जल्दी आर्थिक लाभ ढूंढ रहे हैं। ये जरा सा है गलती, लेकिन कुछ ना कुछ इसी तरह का काम हमेशा ही होता रहा है, तो मैं कोई बहुत उस बारे में चिंतित नहीं। आप तो चिंतित नहीं है, पर आपने एक नया कदम और उठाया है जिसके बारे में यहीं पे मैं पूछूं तो ज्यादा बेहतर है। वो है आपने जो कैरावन निकाली अंग्रेजी की, जिसके अनंत जी संपादक हैं, उसने नए प्रतिमान इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में गढ़ने शुरू किए हैं और उसकी देश भर में चर्चा भी होती है, सब कोट भी करते हैं, अंग्रेजी के हों हिंदी के हों। ये आप जिस विधा के एंटी स्टैब्लिशमेंट आप हैं, कैरावन के संपादक भी हैं, ठीक है, पर जिस तेजी से, जिस तीखेपन के साथ वो पुराना फ्लेवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो ओरिजिनल फ्लेवर है कैरावन में आया है, वो कैसे आया? क्योंकि वो आपके स्वभाव के विपरीत है। नहीं नहीं, मेरे स्वभाव के विपरीत नहीं है, उसी का एक ऑफ शूट है, क्योंकि हम सरिता में या गृह शोभा में या अपनी पत्रिकाओं में लॉन्ग फॉर्म नैरेटिव राइटिंग नहीं लिख करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि हमारा पाठक ऊब जाएगा। ठीक है, लंबी लंबी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हो तो पाठक पचा नहीं पाता। और ये शायद सत्य भी कि आज का जो हिंदी पाठक है वो इसको पचा नहीं सकता। लेकिन अंग्रेजी में एक नई वर्ग पैदा हो गया है जो किसी भी तरह का साहित्य पढ़ने के लिए सक्षम है। अब ये अलग बहस है कि वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का लाभ हानि, उसमें हम ना जाते हुए भी हम ये कहें कि ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए, कैरवन के लिए अपनी जान पे खेल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले तीन जर्नलिस्ट के साथ मारपीट हुई, लेकिन वो गए ऐसी जगह जहां पे मालूम था कि कुछ हो सकता है, और वहां उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी और बगैर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स लिए। तो ये जो जोखिम है ये उन लड़कियों का अपना है, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है कि नहीं, हमें जो कहना है वो सच कहना है और सच को छुपाना नहीं है। कहते हम सरिता में भी रहे हैं, लेकिन हम उससे डरते थे कि अगर हमारा एक लेख 40 पेज का हुआ तो क्या हमारा हिंदी पाठक उसको पढ़ पाएगा। ये कैरवन की जो स्टोरी होती है वो हिंदी में अगर मैं अनुवाद करके छापूं तो 30-40 पेज सरिता के बन जाएंगे, वो शायद पढ़ नहीं पाएगा। तो उसी मैं बिल्कुल मैं यहीं पर फिर जानना चाहूंगा कि कैसे इस प्रकार की पत्रकारिता की योजना बनी, और आपने सिर्फ दिल्ली दंगों का ही नहीं, आपने बहुत सारे, कैरावन की बात करना हूं मैं, बहुत सारी चीजों को आपने उद्घाटित किया है। जो जर्नलिज्म में खत्म हो गई थी चीज, खोजी पत्रकारिता, वो आपने शुरू की थी। ये इसके लिए लोगों का, पत्रकारों का चयन आप कैसे करते हैं और उनको ये साहस कैसे देते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होगा, दबाव होगा, चाहे अंडरवर्ल्ड का हो, चाहे सरकार का हो, प्रतिरोध आएगा, आप उनके साथ हमेशा खड़े होंगे? क्योंकि बिना संपादक के भरोसा दिए हुए कोई भी जर्नलिस्ट अपने जान पर नहीं खेल सकता। अब ये तो हमारे पूरे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। वहाँ हमें हमारे कैरवन का हो या बाकी किसी भी भाषा का की पत्रिका का हो, उन्हें मालूम है कि हमारे पास संपादक से या प्रकाशक के नाम से या ओनर के नाम से फोन नहीं आएगा कि तुमने ये बात क्यों छापी, इससे वो नाराज है। उन्हें ये भरोसा है कि हाँ, अगर तुमने गलत छापा है कोई, इसके वास्तव में तथ्य नहीं है, तो हो सकता है पूछताछ की जाए, वरना नहीं। तो उन्हें सबको ये भरोसा है
और उसमें कुछ लाभ है कि हाँ, मैं या विश्वनाथ जी या आनंद, हम लोगों के दोस्ती यारियां बहुत कम है। तो हमें कोई चुपके से ये कह दे कि ये भाई इसको पढ़ के वो नाराज हो रहा है और वो आपके खिलाफ भी कुछ कर सकता है या आपको कुछ दे सकता है, तो चुप हो जाओ, ऐसे संवाद करने की हिम्मत ही नहीं हो। तो इसलिए भी हम बचे। हाँ, अब बचे हैं, पर मैं जिस चीज की तारीफ भी कर रहा हूँ और जिसका कारण भी जानना चाहता हूँ कि पिछले 20 साल से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म समाप्त हो गया था हिंदी पत्रकारिता में, मोटे तौर पर अंग्रेजी पत्रकारिता में भी, क्योंकि जो अंग्रेजी के दैनिक भी उस तरह की पत्रकारिता के लिए विख्यात थे, उन्होंने भी स्टोरी की, लेकिन इतनी ज्यादा साहसिक स्टोरीज नहीं की। मैं जो सबसे ज्यादा विख्यात अखबार इंडियन एक्सप्रेस है, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं कि उन लोगों ने भी जैसे संपादक आते थे वैसे उन्होंने अपने चेहरे को इधर या उधर बनाने की कोशिश की। मैं इसका रहस्य जानना चाह रहा हूं कि अभी जो कैरावन का स्वरूप है और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो रहा है, ये रीस्टैब्लिश हुआ है जर्नलिज्म में। भाषा अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन रीस्टैब्लिश हुआ है। ये रीस्टैब्लिश आप लोगों ने किया, उसके पीछे का उद्देश्य और उसके पीछे जो उसके पात्र होते हैं, खासकर पत्रकार जो अपनी जो जो जनरल होता है, जो सीमा पे लड़ता है मैदान में, बैटलफील्ड में, वो कैसे चुनते हैं आप? नहीं, चुनने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर हम क्लीन स्लेट लेके चले तो किसी को भी आप ढाल सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि हमारे, यानी जो जिसने भी देखा होगा, हमारे यहाँ आमतौर पर लोग शुरू से शुरू करते हैं जब वो अपना कैरियर बना रहे होते हैं, और फिर वो 5-7 साल में उन्हें मालूम हो जाता है कि हमारी अ, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए हमें उनको ढालना नहीं पड़ता, हम चुनते बहुत कम है कि हम, ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको चुन लो। अब जिसको जी। चुनो, ये वो अपने साथ एक बंडल लेके आएगा अपने पुराने विचारों का। हमारे साथ जो आ रहे हैं वो खुले दिमाग के हैं और एक चुनौती भरे एक काम के लिए तैयार हैं, वरना वो इस कार्यालय की ओर मुई नहीं आएंगे। और उन्हें ये भी मालूम है कि हम कोई बहुत अच्छे बड़ी शानदार जीवन के लायक वो भी नहीं देंगे, वेतन आदि भी नहीं देंगे, फिर भी वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो मानसिक संतुष्टि उनको मिलती है वो और जगह नहीं। अभी आपने कहा कि हिंद में ये पत्रकारिता के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, अंग्रेजी पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता है, भाषाई पत्रकारिता है। भाषाई का मतलब जो आपने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, इन सबके लोगों से आपका संपर्क आता है। इनमें आपको सबसे ज्यादा आज की तारीख में रिलेवेंट किस भाषा में रिपोर्ट्स, स्टोरी, कहानी, क्योंकि कहानियां भी तो कभी कभी जो दिमागी स्थिति होती है उसके हिसाब से लिखी जाती है ना। कविता हो, कहानी हो, एंटी स्टैब्लिशमेंट है तो वैसी होगी, परिवार को तोड़ने वाली है तो वैसी होंगी, परिवार को जोड़ने वाली है तो वैसी होंगी, जैसा लेखक हो। मैं जानना चाह रहा हूं कि इन तीनों तरह के क्षेत्रों में, अंग्रेजी, हिंदी और जो जो भाषाई हैं, उनमें आपको सबसे ज्यादा रिलेवेंट जर्नलिज्म किस भाषा में मिलता है, आपको लगता है कि आप देखते हैं उसको, मैं जो लोगों जितना, को छुए? नहीं, 2-3 तरह से मेरी मुलाकात होती है। एक समाचार पत्रों की संस्थाओं से जुड़े होने की वजह से भी मेरे हिसाब से काफी हद तक केरल में एक एक तरह की छूट का वातावरण है। वहाँ बहुत सारे जो जोखिम पत्रकार लेते हैं, और शायद यही वजह है कि वहाँ पत्र पत्रिकाओं की, यानी समाचार पत्रों की भी और पत्रिकाओं की भी बिक्री काफी अच्छी है, क्योंकि वहाँ का जो जर्नलिस्ट है, वहाँ का जो पब्लिशर है, वो बहुत सारे जोखिम लेने को तैयार है। तो एक वो है। और बाकी जगह बहुत कम है। बाकी सब जगह एस्टेब्लिशमेंट को की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एस्टेब्लिशमेंट हो, और सिर्फ पत्रकारिता की बलबूते ही जिंदा रहने वाले लोग काफी कम हैं।
तो मैं हिंदी केरल क्षेत्रों के, जी जी, केरल की बात आप कह रहे थे जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केरल को ही मैं सबसे ज्यादा महत्व दूंगा इस मामले में। और हिंदी भाषी क्षेत्रों के अखबार निकलते हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, जो सबसे बड़ा पाठकों का संसार है, 7-8 प्रदेश हैं। कुछ महाराष्ट्र वगैरह में भी होते हैं, पर मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब प्रदेशों में, हरियाणा, पंजाब, इन सब प्रदेशों में जो पत्रकारिता हो रही है उसके ऊपर आपकी कोई टिप्पणी? अपने साथियों के बारे में कुछ कहना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, विश्लेषण नाम, बिना नाम लिए, खाली क्योंकि संस्थाएं चला रहे हैं ना सब। ज्यादातर ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट में ये मतलब नहीं कि प्रो रूलिंग पार्टी। मैं एस्टेब्लिशमेंट को प्रो रूलिंग पार्टी नहीं कहूंगा, एस्टेब्लिशमेंट दोनों हो सकते हैं। यानी आज की विरोधी पक्ष भी है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट है पूरा, क्योंकि अगर उसको मौका मिल गया राज करने का तो वो उसी तरह से राज करेगा जैसे आज की सत्तारूढ़ पार्टी दल कर रहा है। दोनों के राज करने के तरीके और सोच विचार में कोई अंतर नहीं होगा, और इसीलिए ये पद, बहुत सारे पद बड़ी जल्दी से खेमे बदल लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी मानसिक तैयारी करनी नहीं होती कि वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। वो राइट में अगर 90 डिग्री पे थे तो ये 85 डिग्री पे है, बस इतना ही होगा। आप एक संस्था के भी अध्यक्ष हैं 2 या 3 बार से, इल्ना के। ये इल्ना की क्या कल्पना है और इसका अनुभव क्या आ रहा है? और ये तो सब दुखी पत्रकारों की, दुखी मालिकों की संस्था है, ऐसा मुझे लगता है, हाँ ये जिनके है। ऊपर सरकार का भी, जी, सरकार का भी प्रहार होता है, और इस्टेब्लिशमेंट कहिए जिसमें पार्टियां भी आती हैं, सब आती हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए और इसके अनुभव के बारे में बताइए। बहुत ज्यादा बताने नहीं है, ये भारतीय समाचार पत्र, भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन है, वैसे बहुत पुराना है, 1941 से बना हुआ है ये। और यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पिछले 10-12 सालों से, जब से प्राइस वॉर शुरू हुई है, इन सब के इन सब समाचार पत्रों के प्रकाशकों की आर्थिक स्थिति बड़ी डावाडोल हो गई है। उससे पहले आप अखबार को छापने के और उसमें होने वाले खर्च के पैसे सीधे पाठक से ले सकते थे, लेकिन जब से प्राइस वॉर के अंदर विज्ञापनों के भरोसे अखबार के दाम कम करने की नीति अपनाई गई, उससे बड़ा डैमेज हुआ है। और ये नीति 1993 में शुरू हुई थी, 2000 तक इसने सिर्फ व्यावसायिक विज्ञापनों के बलबूते पे काम किया, जिससे मुझे कोई एतराज नहीं है, ये एक व्यावसायिक सत्य है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन लगभग 2000 के बाद जब व्यावसायिक विज्ञापन कम होने लगे, क्योंकि वो टेलीविजन पे जाने लगे, या उन्हें लगा कि जो अखबार की प्रसार संख्या है और जो वो पैसे मांग रहे हैं उस लायक वो हमें प्रचार नहीं दे रहे, तो पैसे सरकार से मांगे जाने लगे। और आज की तारीख में अगर एक पाठक 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए में अखबार लेता है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 18-20 रुपए है, तो ये जो मार्जिन है इसका काफी बड़ा हिस्सा सरकार दे रही है, और ये एक खतरनाक बात है। और जो संस्था जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें वो प्रकाशक हैं जो वैसे तो प्राइस वॉर के कारण बंधे हुए हैं, कम दाम पे पाठक से ले नहीं सकते, और विज्ञापन उनको ना सरकारी मिल रहे हैं ना प्राइवेट मिल रहे हैं, तो एक बड़ी बेचारगी की स्थिति में है। बहुत सारे समाचार पत्र तो इस आखिरी मोड़ पर लगभग मरणासन है। तो थोड़ी सी एक बेचैनी सी मुझे है इस बारे में कि हमारे देश की प्रिंट पत्रकारिता का क्या होगा, और हो सकता है कि उसकी जगह डिजिटल पत्रकारिता ले ले, लेकिन अभी उसके बारे में कोई बहुत भरोसे की चीज नहीं कही जा सकती। जो बड़े अखबार या बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे जो बड़े बड़े संस्थान हैं, क्या इन लोगों की भी कोई स्ट्रेटजी है कि सरकार पे दबाव डालें कि आपकी संस्था के लोग जिस तरह के पब्लिकेशंस निकालते हैं
इनको इनको एक तरीके से डिस्करेज किया जाए या इनका पैसा रोका जाए, विज्ञापन रोका जाए, सब उन्हीं को दिया जाए? हाँ, ये बहुत हद तक सही है। और हर रोज तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि आप ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन से अपनी प्रसार संख्या प्रमाणित करवा के लाइए। हाल ही में डीवीपी ने एक नया आदेश जारी किया है कि जो भी अखबार 25,000 से ऊपर प्रकाशित हो रहा है वो अपनी प्रसार संख्या को या तो एबीसी से प्रमाणित कराए या आरएनआई या पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसका काम सरकार का प्रचार करना है, वो प्रमाणित करके देगी। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत निर्णय है। पहले ये संख्या 75,000 से ऊपर की थी कि जिनकी प्रसार संख्या प्रतिदिन या यानी प्रसार संख्या प्रति अंक 75,000 से ऊपर है, उनको कराना होगा। वो लोग ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन से भी अफोर्ड कर सकते थे और वो लोग बीआईबी या आरएनआई से भी भिड़ सकते थे कि जी नहीं, हमारी प्रसार संख्या सही है। इन सबको मारने के लिए एक तरह से सरकारी है या गैर सरकारी षड्यंत्र सा है जो काफी हद तक कारगर हो रहा है। और मुझे थोड़ी सी ये चिंता है कि हम लोग इसको बदलवाने में अभी तक तो सफल नहीं हुए। कोशिश कर रहे हैं कि भी ये 25,000 की फिगर का कोई मतलब नहीं है। तो हम में से कुछ जो भी आज की तारीख में उपलब्ध तरीके हैं उनसे हम उनको अपनाकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि ये अव्यावहारिक है। कम से कम 7,500 अखबार डीवीपी में पैनल्ड हैं। ये सारे के सारे, अगर इनमें से मुश्किल से 300-400 अखबार ऐसे होंगे जो एबीसी में शामिल हैं, तो बाकी सबको सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़े, ये ठीक नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूं इसके पहले आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, और वो सवाल बहुत साधारण सा है। सवाल सिर्फ ये है कि जो आने वाले पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में शामिल होना चाहते हैं, उनको आपकी कोई सलाह है क्या कि वो किस तरीके का गुण विकसित करें, किस तरीके की दृष्टि विकसित करें, या किस विधा में अपने को ट्रेंड करें? उनके लिए मैं एक सलाह चाहता हूं आपसे। मैं सबसे पहले तो उनसे ये कहूंगा कि वो पढ़ें खूब। आज की तारीख में ये दिक्कत हो गई है कि जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनके दिमाग में टीवी पत्रकारिता छाई रहती है और यही मास कम्युनिकेशन कोर्सेज में कराया जा रहा है और उसमें पढ़ना बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा। तो जिस भी भाषा में हो, चाहे हिंदी में हो, हिंदी में भी बहुत साहित्य ऐसा है जो आपके विचारों को खोल देगा। ये जितने यंग लोग आ रहे हैं खासतौर पे भारतीय भाषाओं में, ये पढ़ते बिल्कुल नहीं है। ये पत्रिकाएं और अखबार भी खरीद के नहीं पढ़ते, मांग के पढ़ते। जबकि मैं ये चाहूंगा कि ये कम से कम आप हर महीने 200-300 रुपए की किताबें खरीदें और पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। ये एक वो इन्वेस्टमेंट है जिसका इनको पत्रकारिता में बाद में बहुत लाभ होगा। मेरी इनको यही सलाह है। जी जी, पढ़ेंगे तो इनके अपने आप ही विचार स्पष्ट हो जाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने हमारी पत्रकारिता की दुनिया के इस समय सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी और सबसे विचारवान लोगों में से एक परेशनाथ जी को सुना, और सुनकर के मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि आपने समझ लिया होगा कितने साफ हैं, कितने खुले हुए हैं, ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। और जो विरोधी विचार के लोग हैं, ये जो मतभेद रखते हैं, उन्हें समझाने में यकीन रखते हैं बजाय इसके कि अपनी संस्था का या अपने दिमाग का डंडा उनके ऊपर चलाएं। और ये बहुत बड़ा गुण है जो संपादकों में से गायब होता जा रहा है। और कैरावान ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में झंडा गाड़ा है, वो अपने आप में अनूठा है। मैं आपको आखिर में बहुत धन्यवाद देता हूं और
मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं समय समय पर आपको बुलाता रहूं, क्योंकि नए पत्रकारों के लिए दिमाग की खुराक देना बहुत आवश्यक है, जो इसमें आना चाहते हैं, जो आ चुके हैं, जो ब्रांडेड हो गए हैं, जो ट्रेंड हो गए हैं, जिनके ऊपर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि जो ज्ञान का भंडार लेके आते हैं, पोटली लेके आते हैं, वैसे लोग नहीं, लेकिन जो सचमुच आकर के खुले आकाश में अपने हस्ताक्षर करना चाहते हैं, उनके लिए परेशनाथ जी जैसे लोगों से बात करना, उन्हें सुनना, एक जिंदा सीख लेना, जिंदा शिक्षा लेना जैसा होगा। मैं आपको अंत में फिर धन्यवाद देता हूं और दर्शकों से प्रोग्राम समाप्त करने की इजाजत मांगता हूं। नमस्कार। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और मुझे बहुत आनंद आया। नमस्कार। नमस्कार।